देश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। ये वेलेना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करेगा, उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक। भैया ठीक, काले इन्होंने कानून तो काले वापस कानून लिए का थे। बड़ा विरोध बोलिए, किया बोलिए और ना। पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और तो गलत जो था लोग हटाना। एक अपने गलत आपने हटाया। मैडम आपने मैं पूछना चाहती हूं, भाई, पंजाब की बात देखिए, कर रहे हैं। पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ये एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने जान न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बात कहने का प्रयास किया, आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में, बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता। तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, सुनिए। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, ठीक है? यह बता दें, भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की जेपीसी बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात पर विचार करने को तैयार हूं। मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीईसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई, एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशन उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें। ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए। इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं।
हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया, ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पर आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद, कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए, बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आपकी। पानी पीजिए अब आप पानी पीजिए। अगला सवाल। अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, येवेंगेना एल्बर्टस जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। येवेंगेना एल्बर्टस KGB की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे KGB से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक CIA के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पर। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए, फिर सवाल देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है। चुनाव उस पर होगा, असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन। मोदी नाम केवलम, बीजेपी की यही जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी को 62% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और राहुल जी को 14% डाउन हो गया, अभी 54 हो गया वैसे। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी जी 14 कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा। नहीं, आपको सोचा मैं बता दूं। मेरा ये कहना है, मैं बता दूं। देखिए अंतर क्या है इस देश में। चुनाव इसके बारे में होगा, एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया और पिछले 8 सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और दूसरी तरफ वो होंगे जिनको परिवार में तमाम इशरतों इनामात विरासत में मिले और जलाल के साथ तुझे कुछ और भी दूं। 2 नंबर तक ही पहुंचा पाए बेचारे, नंबर 1 तक पहुंचाने की बात। अच्छा, एक देखिए अन्यथा मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मोदी जी चाहते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 हो जाए। ईमानदारी से पूछिएगा जितने विपक्षी दल हैं, इनके नहीं, वो क्या चाहते हैं, मेरे परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे नंबर 1 हो जाए। कौन चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 हो जाए?